हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो है आज हमारा फैक्ट है, आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए गए हैं। पहली लाइन ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए हैं। 13 नए जिले बनाए गए हैं। और अब यहाँ जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 13 से बढ़कर कितनी हो गई, 26 हो गई। हम मुख्य मुख्य बिंदुओं पर ही बस बात करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। 13 जिले बढ़कर हो गई है 26। राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 25 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 25। और देखते हैं इसमें क्या पढ़ने वाला है। तो बस इतना याद रखेंगे इसमें। अगली लाइन है नागालैंड। नागालैंड में जो है देश की पहली कागज रहित विधानसभा बन गई है। नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा बन गई है। नागालैंड 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली पहली विधानसभा, महत्वपूर्ण है, पहली विधानसभा हो गई। नागालैंड विधानसभा ने उपलब्धि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू कर एक ई विधान एप्लीकेशन जो है नेवा को लागू करने के बाद बनी। नागालैंड में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 60 विधानसभा सीटें हैं। और प्रत्येक पर एक टेबल पर जो है टेबलेट या ई बुक को संबद्ध किया गया, मतलब सीधा कागज रहित हो गई। अभी कुछ दिन पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। तो पहली बात, कौन कौन से राज्य हैं, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड। पहले देख लो कहाँ कहाँ पे चुनाव हुआ था। पंजाब में हुआ 5 राज्यों में, गोवा में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ, और कहाँ पे हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, उत्तराखंड में हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, मणिपुर में, मणिपुर उत्तर प्रदेश। तो ये भी याद रखना कौन कौन से राज्यों में चुनाव थे, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। ये लिखा है यहाँ पे, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों में भी चुनाव थे। तो 5 राज्यों में भी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। चलिए पंजाब की जानते हैं। पंजाब में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बताइए कितनी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 117 है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। 117 में से 92 सीटें हासिल की और भगवंत मान सिंह आम आदमी पार्टी के जो है मुख्यमंत्री बने। चलिए दूसरा देखिए, गोवा। गोवा में 40 सीटें हैं विधानसभा की, 40 सीटें हैं और 20 सीटें जीती किसने, भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बनाए गए। उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखते हैं क्या है। उत्तराखंड में राज्य विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है, 70 है। कुल 70 राज्यसभा सीटें हैं। और यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अगला जो चुनाव मणिपुर में, मणिपुर में जो है 2 चरणों में चुनाव हो गया। यहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं 60। यहाँ पे 60 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, एन बीरेन सिंह। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है 18वां विधानसभा चुनाव हुआ है इसमें। और यहाँ पे कितने चरणों में चुनाव हुआ, 7 चरणों में चुनाव हुआ है। उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव हुआ है, 7 चरणों में। ये भी याद रखने की बात है, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है 7 चरणों में चुनाव हुआ है। विधानसभा की सीटें यहाँ कितनी है टोटल, यहाँ पे है 403, जिसमें से 84 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 84 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 403 सीटों में से 225 सीटें हासिल की हैं भारतीय जनता पार्टी ने। साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों
के अंतर से जीती है। और ये विधानसभा चुनाव में, इसकी बात क्यों हो रही, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सबसे अंतर से जीत का रिकॉर्ड है। युवा विधायक कौन कौन से हैं इसमें देखिए, हरचंदपुर से राहुल राजपूत और 25 साल के हैं, सपा के विधायक हैं। और सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारती 28 विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं। और सबसे बुजुर्ग विधायक जो अब की बार हैं, आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट से आलम बदी 86 वर्ष की सबसे बुजुर्ग विधायक है आलम बदी। और शपथ कब ली माननीय मुख्यमंत्री जी ने? 25 मार्च 2022 को शपथ ली। कहाँ पे ली? अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम ने शपथ ली गई, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई। उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात पुनः दूसरे कार्यकाल से शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दूसरी बार बन गए। चलिए आगे देखते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। कब किया था? 8 अक्टूबर 2017 को किया था। टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। किस लिए की गई थी? टीकाकरण कार्यक्रम को सघन घनीभूत बनाने हेतु। तो सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी शुरू हुआ 2019 से मार्च 2020 तक संचालित रहा। मिशन इंद्रधनुष 3.0 22 फरवरी 2021 से चला 22 मार्च 2021 के तक 15 दिन संचालित रहा। मिशन के तहत देश के सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया। तो ये 4 वाला कब शुरू हुआ? 7 फरवरी 2022 से। सघन मिशन इंद्रधनुष जो 4.0 है 33 राज्यों के अनुशासित देशों के 416 आबादी जिलों आज़ादी का अमृत महोत्सव चिन्हित 75 जिलों सहित किया जाएगा। गोवर्धन संयंत्र, चलिए इंदौर में लगाया गया है। तो 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। तो बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? इंदौर में। इंदौर में बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन हुआ। क्या होगा? जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। किससे? बायो सीएनजी का उत्पादन करने का, कैसे? जैविक कचरों से। यह संयंत्र स्वच्छ भारत शहरी मिशन हेतु शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर के निर्माण उद्देश्य के अनुरूप है। और एक ऐसा सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित है, सार्वजनिक और निजी भागीदारी पर आधारित संयंत्र है। इसके पहले एक गोवर्धन योजना चलाई गई थी। गोवर्धन योजना पूर्ण रूप से गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज है। इस योजना की घोषणा की गई थी पिछले बजट 2018-19 में। और इसका उद्देश्य था पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करना। अगली एक योजना है स्माइल योजना। स्माइल योजना क्या है? स्माइल योजना नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। स्माइल योजना को, इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। स्माइल क्या है? आजीविका और उद्यम के लिए वंचित जो व्यक्ति हैं उनकी सहायता के लिए चलाया गया स्माइल योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। उद्देश्य क्या है? ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। इस योजना में मंत्रालय ने क्या किया है?
2021-20 से 2025-26 तक की अवधि 365 करोड़ रुपए का आवंटित किए हैं। अगला है अटल सुरंग, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस सुरंग को 10,000 फीट 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। तो क्या है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। निर्माण किसके किया गया, किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, BRO द्वारा। इसकी लंबाई कितनी है, याद रखना इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर लंबाई पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण है। 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया था। अटल टनल जो है पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। यह पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली को क्या करेगी? पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, जो पहले बर्फबारी की वजह से 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। तो अब ये पूरे वर्ष खुली रहेगी। और यहाँ पे 4G कनेक्टिविटी भी मुहैया कराई जाएगी। सामरिक दृष्टि से भी ये काफ़ी अहम है। इसके परिचालन से सड़क मार्ग मनाली एवं लेह लद्दाख के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर की कमी आई है। अगला है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पाँच फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्या है? 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। इस प्रतिमा का जो उद्घाटन है श्री रामानुजाचार्य सहस्त्रार्थ समारोह के दौरान किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति का नाम दिया गया है। क्या है? समता मूर्ति। समता मूर्ति का नाम दिया गया। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित, इसे भद्र वेदी कहा गया है। इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य के आश्रम के जो हैं एक श्री चिन्नाजय स्वामी ने की थी। तो ये कहाँ स्थित है ये याद रखिए आप, बस इसमें किसकी है? श्री संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और स्थापित कहाँ है? शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में त्रिदंडी चिन्ना आश्रम स्वामी आश्रम में स्थापित है। आगे चलते हैं हम लोग।
और ये प्रतिमा में 5 धातुओं का संयोजन भी है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल एवं जस्ता का। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों 108 दिव्य देशम नक्काशीदार मंदिरों का निर्माण भी किया गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें और क्या जानने वाला हमारे है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा। इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा, तो सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 302 फीट है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। अब जानते हैं 2 प्रतिमा स्टैचू के विषय में और। स्टैचू ऑफ बिलीफ क्या है? वर्तमान में राजस्थान के नाथ द्वारा में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर किया जा रहा है? राजस्थान में नाथ द्वारा में किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव की। कितनी ऊंची? 351 फीट ऊंची। स्टैचू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया इसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ बिलीफ। राजस्थान में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी विश्व में। दूसरी एक है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था। ये किसकी प्रतिमा है? ये जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 151 इंच और अष्टधातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा कॉपर मुख्य घटक है। कहाँ पे है ये प्रतिमा? पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। कुल मिला के कहाँ स्थापित है? राजस्थान में। विजय वल्लभ महाराज ने जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेश के प्रसार का कार्य किया था। कानपुर मेट्रो का शुभारंभ हो चुका है। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया। प्रथम गलियारा का यह खंड कितना है? 9 किलोमीटर लंबा। इसमें 9 मेट्रो स्टेशन है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 32.4 किलोमीटर। इसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत होगा। प्रथम गलियारा IIT कानपुर से नौबस्ता तक, द्वितीय चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक। 2024 तक समय सीमा पूरे होने की। बीना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना मध्य प्रदेश से पनकी उत्तर प्रदेश बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इसका संचालन BPCL द्वारा किया जा रहा है। BPCL द्वारा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 5 जिलों का आच्छादित करेगी। कौन कौन से? ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर और कानपुर देहात, कानपुर नगर। और देखिए एक, चलिए देखते हैं। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट आई है। कौन राज्य कितना स्वस्थ है और कितनी प्रगति हो रही भारत में? तो प्रगतिशील भारत की रिपोर्ट आई है। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा, किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का 4था संस्करण जो है जारी किया गया। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई। इस रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनके विद्यमान परिवर्तन के तथा समग्र प्रदर्शन के आधार पर रैंक दी गई है। तो इसमें रैंक दी गई है, चलो रैंक देख लेते सीधे सीधे। संदर्भ
2019-20 के लिए बड़े राज्यों में क्रमशः इस रिपोर्ट के आधार पर 2018-19 तथा 2019-20 रखा गया है। कोविड के पहले को रखा गया है तो 2000, अब यहाँ पे बता दें 2019-20 के आधार पर बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शीर्ष पर है। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। समग्र प्रदर्शन अगर देखा जाए सब चीज़ों में किसमें समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से केरल को लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक राज्य घोषित किया गया, चौथी बार। बड़े राज्यों में प्रदर्शन देखो है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। 2019-20 में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से बड़े राज्यों में अंतिम स्थान 19वां उत्तर प्रदेश का है, जबकि बिहार 18वें पर। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना वृद्धिशील प्रदर्शन आधार वर्ष संदर्भ की दृष्टि से क्रमशः शीर्ष 3 राज्य हैं। तो प्रदर्शन वृद्धिशील प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 27 दिसंबर को 21वें प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। रेणुका जल विद्युत परियोजना, लहुरी चरण 1, धौली सिद्धि जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना और सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। रेणुका को बनाया गया है गिरी नदी पर। तो गिरी नदी किसे हम जानते हैं? गिरी जो है यमुना की सहायक नदी है। गिरी यमुना की सहायक नदी है। लोहरी जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शामली जिले में स्थित है। सतर नदी बनाया गया है। सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना किस नदी बनाएगी? पब्बर नदी। पब्बर नदी जो यमुना की सहायक नदी है। और सुन्नी जो है जल ये भी सतर नदी बनाएगी। सुशासन सूचकांक जारी हुआ 2021-22 के लिए। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक का जो द्वितीय संस्करण है, पहला संस्करण जो है 2019 में जारी किया गया था। इसमें राज्यों को 4 श्रेणियों में समूह ए, समूह बी, उत्तर पूर्वी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। सुशासन सूचकांक 2021-22 में जम्मू एवं कश्मीर वर्तमान संघ शासित प्रदेश है को पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में शामिल किया गया है। तो जम्मू कश्मीर को कहाँ शामिल किया गया है? पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में। सुशासन सूचकांक 2021 में जो है 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत 58 संकेतों के आधार पर राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों की स्कोर रैंकिंग दी गई है। तो कौन सी रैंकिंग में कौन देखिए, समूह ए रैंकिंग, संयुक्त रैंकिंग समूह ए के राज्यों में गुजरात, समूह बी के मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष पर है। समूह ए में गुजरात राज्यों में है, मध्य प्रदेश समूह बी में, पूर्वोत्तर में है हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित में दिल्ली। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु वृद्धि। 15 दिसंबर 2021 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि 18 से 3 वर्ष बढ़ाकर 21 वर्ष करना है। संसद से इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद भारत में महिलाओं और पुरुषों की विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया है, लेकिन विधेयक के प्रावधानों पर सहमति नहीं बन पाने का स्थायी समिति पास भेज दिया गया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी द्वारा। उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान घाघरा नदी अधिशेष जल का सिंचाई हेतु उपयोग करने इस परियोजना को डिजाइन किया गया है। घाघरा नदी में जो बढ़ जाता पानी उसको सुरक्षित करके इस परियोजना में क्या किया जाएगा? 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहड़ी को आपस में जोड़ा जाएगा। महोबा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने जल संकट समाधान के लिए महोबा उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस परियोजनाओं में शामिल है अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वीवर परियोजना, भावोनी परियोजना, मंझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना। महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर की लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी। झांसी में कुछ परियोजनाएं उद्घाटित की गई थी, देख लीजिए। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण 3,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से किया जाएगा। इससे सस्ती विद्युत और ग्रिड स्थिरता जैसे दोहरे लाभ प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री ने झांसी में एक पार्क का भी उद्घाटन किया है, झांसी में अटल एकता पार्क का। यहाँ पर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को शिल्पकार सुराम सुतार ने निर्मित किया है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022, ये स्किल रिपोर्ट है, इसका नवा संस्करण है। तो रिपोर्ट के जो अनुसार है, रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग और वित्तीय सेवा तथा बीमा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं आईटी, फार्मा तथा इंटरनेट बिजनेस क्षेत्र में सर्वाधिक नियोजन करने वाले क्षेत्रों से इस पर है महाराष्ट्र। और नियोजित करने उच्चतम नियोजिता पास शहर है पुणे। केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है? 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने के वित्तपोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ी परियोजना है। इस परियोजना के तहत जलाधिक केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ये दोनों ही नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। परियोजना के तहत छतरपुर जिला मध्य प्रदेश स्थित दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध निर्माण किया जाएगा। जल को एक नहर के माध्यम से बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इस परियोजना से लाभान्वित होने उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर, मध्य प्रदेश के पन्ना, तो हम उत्तर प्रदेश के पड़ जाते हैं बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। केन बेतवा नदी के विषय में कुछ जान लेते हैं। केन नदी जो है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश मध्य के अंतर्राज्यीय नदी है। केन नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतर्राज्यीय नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? कटनी जिला मध्य प्रदेश के स्थित अहिर गावन गांव से होता है। इसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। इसमें 427 किलोमीटर लंबाई में 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिला मध्य प्रदेश में बांसखेड़ा गाँव। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू।
उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कहाँ कहाँ लागू है। उपायुक्त उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। कहाँ कहाँ है? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना दिसंबर 2021 में एनटीपीसी लिमिटेड ने ब्लूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ब्लूम एनर्जी की पूर्ण स्वामित्व इकाई के साथ गठबंधन की घोषणा की। तो इसको छोड़ देते हैं, हमें लगता नहीं ज़्यादा जरूरी। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021। दिसंबर 2021 को राज्यसभा ने बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पारित कर दिया, जिसे देश में बांध सुरक्षा अधिनियम को लागू करने वाला रास्ता तैयार हो गया। 13 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात विधेयक अधिनियमित हो गया। बांध सुरक्षा अधिनियम देश के सभी बड़े बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा, ताकि बांध के विफल होने से संबंधित आपदा को रोका जा सके। अधिनियम में 2 राष्ट्रीय निकायों तथा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान शामिल है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021। केंद्रीय जल आयोग CWC के अधीन केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन द्वारा 19 जून में तैयार किए गए बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर 2019 के अनुसार भारत 5,745 बड़े बांधों के संचालन के साथ विश्व स्तर पर बांध स्वामित्व के चीन और अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा देश है। इनमें अधिकतर बड़े बांध महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गांव कौन सा है? पोचमपल्ली। UNWTO का जो है महासभा का 24वां सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के मध्य मैड्रिड, स्पेन में आयोजित हुआ था। इस दौरान जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया 44 गाँव को 2021 हेतु 32 देशों के। पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित गांव है। यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत के सिल्क शहर के नाम से जाना जाता है। इन साड़ियों को इकत नामक अनूठी शैली द्वारा बुना जाता है। इकत नामक अनूठी शैली द्वारा बुना जाता है। पोचमपल्ली को इकत शैली वर्ष 2004 में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ था। पोचमपल्ली को भूदान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं से 18 अप्रैल 1951 को इसी गांव से आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक पहल है। इसके पहल के अंतर्गत उन गाँवों को मान्यता प्रदान की जाती है जो पर्यटन को अपने विकास एवं कल्याण का सुदृढ़ चालक बनाने प्रतिबद्ध है। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार। 1 दिसंबर 2021 निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना का उद्देश्य वैश्विक रूप से स्वीकार्य होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एवं सूचकांक का निर्माण करना है। क्या करेगी? बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना का उद्देश्य वैश्विक रूप से
स्वीकार्य होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना है। चलिए बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।